अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ दिस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। फिजियोलॉजी हमने कर ली थी और उसके बाद हम देखते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेट्स भी देखेंगे इसके। यहाँ देखें कि ये यहाँ पर आप 3 लेयर्स देख रहे हैं, ट्राइलेमिनर डिस्क देख रहे हैं। एक है एक्टोडर्म और ये मेसोडर्म है सेंटर में, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये एंडोडर्म है। इनके दरमियान यहाँ पर देखें कि ये न्यूरल ट्यूब है और ये नोटोकॉर्ड है। न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड, ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और एक्टोडर्म के ऊपर एमनियोटिक कैविटी है और एंडोडर्म के नीचे यॉर्क सैक है। ठीक है, ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, उसकी एक इंटरनल लेयर है और एक एक्सटर्नल लेयर है। यहाँ पर देखें कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है और इसकी ये इंटरनल लेयर है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की आउटर लेयर है, ये एक्सटर्नल लेयर। इसको आउटर लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी कहते हैं और पैरेटल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और सोमैटिक लेयर भी कहते हैं इसे। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इंटरनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उसको इंटरनल लेयर कहते हैं और विसरल लेयर भी कहते हैं और स्प्लैंक्निक लेयर भी कहते हैं उसको उसको स्प्लैंक्निक लेयर भी कहते हैं। जो इंटरनल और एक्सटर्नल को जो स्टाक मिलाते हैं उसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टाक। ये देखिए, ये है कनेक्टिंग स्टाक। और उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट आता है और उसके फिर उसके अराउंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट इज ए सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। As the intraembryonic mesoderm moves laterally, it comes into contact with the extraembryonic mesoderm. फिर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ये देखें कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है। जैसे ही मतलब ये मूव करती है लेटरली, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ कनेक्ट करती है। ये अब जो रेड कलर की देख रहे हैं इसको कहते हैं कि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये क्या है? इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। जैसे ही डेवलपमेंट होती है और ये लेटरली मूव करती है तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ कनेक्ट करती है। थर्ड वीक से ऑनवर्ड जो है ये मेसोडर्म है, ठीक है। और टू लेटरल एंड जो है इन्वेजिनेट्स होते हैं थर्ड वीक से ऑनवर्ड। मेसोडर्म के टू लेटरल एंड्स हैं वो इन्वेजिनेट होते हैं इस तरह। ये देखें कि ये लेटरल मेसोडर्म थी, ठीक है, और इसके टू एंड जो इन्वेजिनेट हुए इस तरह इन्वेजिनेट हो गए। फिर उसके बाद पार्टीशन होती है मेसोडर्म की, जिसमें मिडिल पार्ट बन जाता है जिसको पैरेक्सियल पार्ट कहते हैं। ये मिडिल पार्ट जो जिसको पैरेक्सियल पार्ट कहते हैं, और ये इसका फिर उसका इंटरमीडिएट पार्ट बनता है, ठीक है, और ये लेटरल प्लेट्स बनती हैं। 3 पार्ट्स बन जाते हैं। उसकी डिमार्केशन हो जाती है, उसकी मेसोडर्म की पार्टीशन हो जाती है जिसमें लेटरल प्लेट बनती है, ठीक है। और जो मोस्ट मिडिल पार्ट होता है वो होता है पैराक्सियल मेसोडर्म उसे कहते हैं, ठीक है, मोस्ट मिडिल पार्ट। और वो मिडिल पार्ट जो प्रोलिफरेट होता है, ठीक है, उसको प्रोलिफरेट होकर वो यहाँ पर इस तरह बल्ज बना लेता है जिसको कहते हैं कि ये पैराक्सियल मेसोडर्म है, ठीक है। और फिर उस लेटरल प्लेट और पैराक्सियल मेसोडर्म के दरमियान जो इंटरमीडिएट पार्ट बनता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट पार्ट। इसकी प्रोलिफरेशन होती है पैराक्सियल मेसोडर्म की, और ये जो मेसोडर्म में इसकी ये जो पार्टीशन होती है इसकी ये होती है ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस में। नोटोकॉर्ड, मेनली नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब जो है वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं और वो उसकी प्रोलिफरेशन करवाते हैं मेसोडर्म की, जिससे लेटरल प्लेट, पैराक्सियल मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनती हैं। जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट होती है तो जो ये देखें कि ये क्या थी, पैराक्सियल मेसोडर्म। ये वाली पैराक्सियल मेसोडर्म थी और ये थी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और थी लेटरल प्लेट्स, ये 2 लेटरल प्लेट्स थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर है लेटरल प्लेट, ये अंडर द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये एक्टोडर्म है। और इसके अंडर द एक्टोडर्म फर्स्ट लेयर जो है उसको कहते हैं कि ये सोमैटिक लेयर है। और एंडोडर्म के ऊपर वाली जो लेयर है सेकंड लेयर है उसको कहते हैं स्प्लैंक्निक और विसरल लेयर। स्प्लैंक्निक और विसरल लेयर। यहाँ पर एक देख रहे हैं कैविटी डेवलप होती है। ये अपर लेयर जो है वो कनेक्टिंग स्टाक के साथ इस तरह मिल जाती है,
पहले जैसे बताया था कि जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो जैसे ही लेटरली मूव करती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ कनेक्ट कर लेती है। इसी तरह ये देखिए कनेक्ट कर लिया है इसने। 3rd वीक से ये पार्टीशन, ये जो इन्वेजिनेशन थी वो शुरू हुई और ये लेटरली ग्रो किया इसने और फिर जाकर ये इसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ कनेक्ट कर लिया। ये देखें कि ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है यहाँ पे, और ये देखें ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इसके साथ इसने कनेक्ट कर लिया। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहते हैं, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है ये, ठीक है। और ये फिर वही आउटर लेयर है और ये फिर इनर लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम यहाँ पे, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम यहाँ पे है, ठीक है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती हैं, एक दूसरे से ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लेती हैं ये। एज फर्दर डेवलपमेंट अकर्स ट्राई लेमिनर डिस्क अंडरगोज द फोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें फोल्डिंग होगी और ये देखें कि ये फोल्डिंग हुई है। ये कौन सा पैरेक्सियल मेसोडर्म था, ये वाला एरिया, और ये क्या था, ये था इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और ये लेटरल प्लेट्स, ये क्या थी, इसकी लेटरल प्लेट्स थी, ठीक है। अच्छा, वो जो दिस लेयर डेवलप्स इनटू द मस्कुलेचर ऑफ द जीआईटी, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है और हमारा जीआईटी भी कैविटी कंटेंड है और ये भी इनर साइड पे है। और ये यहाँ पे ये मसल्स हैं, ये जो वो कैविटी बच गई थी, ये फ्यूचर जीआईटी है, इससे जीआईटी डेवलपमेंट होगी इस कैविटी से, ठीक है। तो ये इस लेयर से मस्कुलेचर ऑफ द जीआईटी बनेंगे, इस लेयर से मस्कुलेचर ऑफ जीआईटी बनेंगे। और बाकी जो आउटर लेयर है यहाँ से रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी, रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी वॉल विल डेवलप फ्रॉम दिस प्राइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, प्राइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। और ये जो कैविटी डेवलप हुई थी, दिस कैविटी डेवलप इट्स द पेरिटोनियल कैविटी एब्डोमेन में, और प्लूरल कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी थोरैक्स में, ठीक है। ये इसकी जो कैविटी हुई थी इसकी डेवलपमेंट हुई थी। ये पोस्टीरियर, ये वाला एंटीरियर पार्ट है बॉडी का, ठीक है। ये वाला एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, और ये है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम डेवलपमेंट, स्कल, लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड वर्टिब्राई, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम डेवलपमेंट में आते हैं। सबसे पहले ये देखें कि न्यूरल ट्यूब थी, डेवलप हुई ये, और ये इस तरह न्यूरल ट्यूब बनी, ठीक है। इसकी फोल्डिंग हुई, इन्वेजिनेशंस हुई। तो यहाँ ये सीएनएस है, ठीक है। और यहाँ पे गौर करने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे है, यह नोटोकॉर्ड, वो जो पहले हमने ऊपर देखा था नोटोकॉर्ड, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें, ये पैराक्सियल मेसोडर्म है, और ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, और ये लेटरल प्लेट है, वही जो ऊपर हमने देखे कि ये पैराक्सियल मेसोडर्म इस तरह मिल रही थी, ठीक है। और ये लेटरल प्लेट बना रही थी, इस तरह पैराक्सियल मेसोडर्म मिल रही थी, और ये क्या बना रही थी, ये लेटरल प्लेट्स हैं पैराक्सियल मेसोडर्म की, मेसोडर्म की ये लेटरल प्लेट्स हैं। और ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो हमने यहाँ इस तरह पढ़ा था कि ये इस तरह थी, और ये फिर लेटरल प्लेट्स उससे बनी इस तरह। ये पैराक्सियल मेसोडर्म थी ये वाली, और ये थी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और ये लेटरल प्लेट। इस तरह ये पैराक्सियल मेसोडर्म, और ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और ये लेटरल प्लेट। तो जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है उससे वो डेवलप्स इनटू द किडनी, वो उससे किडनीज बनती हैं। एज द टाइम पासिस बाय पैराक्सियल मेसोडर्म अंडरगोज द सेगमेंटेशन प्रोसेस, पैराक्सियल मेसोडर्म की जो सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। हर सेगमेंट को सोमाइट कहते हैं, हर सेगमेंट को सोमाइट कहते हैं। द अपर मोस्ट सेगमेंट दैट इज जस्ट इन्फीरियर टू द ऑक्सीपिटल बोन इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटोसोमेटोमेयर। ये वाला जो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे, बिल्कुल नीचे आता है पैराक्सियल मेसोडर्म के, वो क्या बनाता है कि ऑक्सीपिटोसोमेटोमेयर, ऑक्सीपिटोसोमेटोमेयर। द कॉलम ऑफ द सोमाइट डिवाइड्स इनटू द टू एरिया, ठीक है। एक तो एक एरिया जो बनता है उसको वेंट्रोलैटरल और एक वेंट्रोमीडियल एरिया, ठीक है। वेंट्रोलैटरल और वेंट्रोमीडियल एरिया, ऑल दीज एरियाज आर फॉर्म्ड डिफ्रेंशिएशन अकर्स, ठीक है। जितने भी ये एरिया वो सारे जो है पैराक्सियल मेसोडर्म में ये एरियाज बनते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पैराक्सियल मेसोडर्म।
ठीक है, उससे फिर डिफ्रेंशिएशन होती है। ये जो वेंट्रोमीडियल एरिया है ना, ये देखें, ये डोर्सोलैटरल एरिया है और ये वेंट्रोमीडियल एरिया। ठीक है, ये वेंट्रोमीडियल एरिया। अब एपिथेलियल सेल्स वेंट्रोमीडियल एरिया से अंदर माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पैराक्सियल मेसोडर्म वेर एवर देर इज ए ventromedial part, there are the epithelial cells that will migrate to the central nervous system. Epithelial cells from the both side migrate toward the neural tube and notochord, इन दोनों की तरफ वो माइग्रेट करेंगे। ये देखें कि ये स्क्लेरोटोम है। ठीक है, ये जो माइग्रेशन हो रही है सेल्स की, ये बाद में मीज़ेनकाइम बनाती है। ये स्क्लेरोटोम था और बाद में वो क्या करती है, मीज़ेनकाइम बनाती है। मीज़ेनकाइम इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोलॉजिक कनेक्टिव टिश्यू। और डर्मेटोमायोटोम, ये डर्मेटोमायोटोम बनाता है। ठीक है, डोर्सोलैटरल पार्ट, ये डोर्सोलैटरल पार्ट है। ठीक है, इट सेल स्प्रेड ऑल द वे बीनीथ द एक्टोडर्म एंड मेक ए डर्मिस ऑफ द होल बॉडी स्किन, की ये डर्मिस बनाते हैं। ठीक है, ये देखें कि इसके सेल्स इस तरह माइग्रेट कर रहे हैं। ये एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म के नीचे ये सारे सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं और ये डर्मस बनाएंगे स्किन की। ठीक है, इस तरह ये स्प्रेड हो रहे हैं। इस तरह ये थ्रू आउट द बॉडी ये स्प्रेड हो जाएंगे और डर्मस बनाएंगे, फ्यूचर डर्मस ऑफ द स्किन। ठीक है, और ये उसी तरह के ये फ्यूचर जीआईटी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो मस्कुलेचर ऑफ द जीआईटी बनाएगी ये वाली लेयर, और ये वाली लेयर जो है वो रिब्स बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जो स्माइट था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक मायोटोम बनाता है जो इंटरमीडिएट होता है, स्क्लेरोटोम बनाता है जो एंटीरोमीडियल, जो वेंट्रोमीडियल होता है या एंटीरोमीडियल होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर होता है डर्माटोम बनाता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द डोर्सोलैटरल पार्ट डर्मिस बनाता है ये वाला। ये यहाँ इस वाले सेल्स, इस वाले एरिया से डर्माटोम से सेल जो हैं वो अंडर द एक्टोडर्म वो माइग्रेट करेंगे, वो स्प्रेड हो जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, डर्मस बनाएंगे। मीज़ेनकाइम फ्रॉम द ऑक्सीपिटल सोमेटोमेयर गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्कल। ठीक है, जो मीज़ेनकाइम होगा, जो एपिथेलियल सेल्स की माइग्रेशन होगी वो स्कल बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ द स्कल होगी उससे। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर वाला सबसे टॉप पर जो अंडर द ऑक्सीपिटल बोन होगा, ठीक है, सोमेटोमेयर, तो वो जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो था, सपोज कि यहाँ पे वो ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, ये वाला यहाँ से जो सेल्स होंगे वो माइग्रेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, स्कल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, स्कल बनाएंगे। मीज़ेनकाइम फ्रॉम द cervical, thoracic, lumbar and sacral and coccygeal sclerotum give rise to the vertical column। ठीक है, उससे क्या बनेगा, वर्टिकल कॉलम बनेगा। तो ये देखें, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल है। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब है और ये नोटोकॉर्ड है। ठीक है, फिर ये इसकी फर्दर जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये देखिए कि न्यूरल ट्यूब से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स पहले यहाँ पे थे और ये थ्रू आउट द लेंथ वो इस तरह, मतलब कि जो न्यूरल ट्यूब उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द वो इस तरह रैप अराउंड करेंगे। इस तरह स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द वो सारे माइग्रेट करेंगे। न्यूरल क्रेस्ट सेल स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होंगे और वो न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट टू द अपर पार्ट आल्सो। ठीक है, अब ये न्यूरल ट्यूब सेल्स है वो अपर पार्ट की तरफ भी माइग्रेट करेंगे। इस तरह यहाँ से वो सेल्स माइग्रेट करेंगे ऊपर की। ये कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ द स्कल, इससे स्कल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब बोन्स आर मेड फ्रॉम द मीज़ेनकाइम, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द स्क्लेरोटोम ऑफ द पैराक्सियल मेसोडर्म एंड द सर्विकल एंड पाराइटल लेयर ऑफ द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, एंड सम मीज़ेनकाइम इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। यहाँ पे ये सिर्फ मीज़ेनकाइम के मतलब बताया कि मीज़ेनकाइम है क्या। ठीक है, मीज़ेनकाइम क्या है, मीज़ेनकाइम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कि पैराक्सियल स्क्लेरोटोम द पैराक्सियल मेसोडर्म से ड्राइव किया जाता है। और सम मीज़ेनकाइम आल्सो ड्राइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। एक तो पैराक्सियल मेसोडर्म से ड्राइव किया जाता है मीज़ेनकाइम को, और न्यूरल क्रेस्ट सेल से भी इसको ड्राइव किया जाता है सम मीज़ेनकाइम।
मेसेनकाइम फ्रॉम द न्यूरोक्रेस्टल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशली स्कल बोन्स। ठीक है, जो न्यूरोक्रेस्टल से आएगा वो उससे सिर्फ स्कल बोन की फॉर्मेशन होगी। ड्यू टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि ये पूरा स्कल बनाई है। ठीक है, स्कल में ये देखिए टेंटोरियम सेरिबरी, और यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये पूरा स्कल को कवर कर रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये पूरा क्या कर रहा है, स्कल को कवर कर रहा है। तो दो तरह की ओसिफिकेशन होती है, एक तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक ओसिफिकेशन होती है और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक होती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक ओसिफिकेशन होती, ओसिफिकेशन का मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बोन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बोन फ्रॉम देयर फ्रॉम द सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल्स। ठीक है, ओसिफिकेशन प्राइमरी सेंटर होता है और एक होता है सेकेंडरी सेंटर ओसिफिकेशन। यहाँ से ओसिफिकेशन स्टार्ट होती है। एक इंट्रा एम्ब्रियोनिक ओसिफिकेशन होती है और एक होती है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। ठीक है, अच्छा ये जो रेड कलर्स यहाँ पे पहले देखें कि ये वाला कॉर्डल एरिया है। ठीक है, जी जो नोटोकॉर्ड होता है उसके पोस्टीरियर साइड पे जो एरिया है उसको कहते हैं कि कॉर्डल एरिया है। ये वाला जो है यहाँ पे देखें कि नोटोकॉर्ड पड़ा है, उसके पोस्टीरियर साइड पे जो एरिया है उसको कहते हैं कि ये कॉर्डल एरिया, और प्री कॉर्डल एरिया जो उसके इंटीरियर साइड पे है ये प्री कॉर्डल एरिया। ये सारा ब्लू कलर से जो शो है ये प्री कॉर्डल एरिया, ये ब्लू कलर से शो है, इसको कहते हैं कि ये प्री कॉर्डल एरिया। ये दो पार्ट्स जो स्कल है, जो फेस और स्कल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है कि न्यूरोक्रेनियम होती है, कि फेशियोक्रेनियम होती है। जो क्रेनियम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक न्यूरोक्रेनियम और एक फेशियोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में स्कल बोन्स आती हैं और फेशियोक्रेनियम में द बोन्स ऑफ द फेस आती हैं। ठीक है, तो यहाँ दिस पार्ट ये बेस है, ये वाली सारी बेस है। ठीक है, ये वाली क्या है, सारी बेस है। This part of the bone skull develops into through the endochondral ossification। ये पार्ट जो है एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन से बनता है, बेस, स्कल की बेस जो है। दैट्स वाई दिस पार्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉन्ड्रोक्रेनियम। इस पार्ट को कॉन्ड्रोक्रेनियम भी कहते हैं, इसलिए इस पार्ट को कॉन्ड्रोक्रेनियम कहते हैं। अच्छा, ये जो वाला वाल्ट है, ये वाला पार्ट है जो ये वाला, ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं कि ये डिवेलप्स इनटू द इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। ठीक है, ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से इसकी डेवलपमेंट होती है। ड्यू टू दिस रीजन वाल्ट ऑफ द स्कल इज आल्सो कॉल्ड द इंट्रा मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम। इसको जो वाल्ट स्कल का वाल्ट है उसको मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं। इस वाल्ट है स्कल का, इसको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनस न्यूरोक्रेनियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा ये जो ये जो कॉर्डल एरिया था ये ऑसिपिटोस्क्लेरोटोम से ड्राइव किया गया था। इस ऑक्सीपिटोस्क्लेरोटोम से ये ड्राइव होता है। ये फार्मेशन जो पहले मैंने बताया कि ऑक्सीपिटोस्क्लेरोटोम जो है वो स्कल की फार्मेशन करता है और वो इस एरिया की फार्मेशन भी करता है, कॉन्ड्रल एरिया की फार्मेशन करता है। ठीक है, कॉन्ड्रल एरिया की फार्मेशन करता है। अच्छा, और ये जो एरियाज़ हैं जो रेड कलर से ये जो रेड कलर से डॉट किए हुए हैं ये हैं कि ये ऑक्सीपिटोस्क्लेरोटोम से इनकी फार्मेशन हुई है, ऑक्सीपिटोस्क्लेरोटोम से। और जो ब्लू से हैं न्यूरल क्रैस्ट सेल से डिराइव हुए हैं। ये जो इंटीरियर हाफ ऑफ द स्कल बेस, इंटीरियर हाफ ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड 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 फ्रंट ऑफ द स्कल, front of the vault are derived from the न्यूरल क्रैस्ट सेल्स। ठीक है, ये इनकी इस एरिया की न्यूरल क्रैस्ट सेल से ओसिफिकेशन हुई है, न्यूरल क्रैस्ट सेल से। और ये जो एरिया है, ठीक है, हाफ ऑफ द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द वाल्ट, और ये जो सुपीरियर एंड पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, इसकी जो ओसिफिकेशन हुई है वो हुई है ऑक्सीपिटोस्क्लेरोटोम से, वो सोमेटोमेयर से, ऑक्सीपिटोसोमेटोमेयर से।
मेसेंकाइम कैन कन्वर्ट इनटू द बोन बाय द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे जो होता है मेम्ब्रेन इंट्रामेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन का डायरेक्ट पाथवे होता है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो ओस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट आपको पता है कि वो फर्दर जो है बोन की ओसिफिकेशन करवाते हैं और बोन जो है बोन की मिनरलाइजेशन करवाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट पहले तो ओस्टियोइड्स क्रिएट करते हैं, फिर उसकी मिनरलाइजेशन होती है। इनडायरेक्ट पाथवे है जो पहले जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट में तब्दील होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट से फिर ओस्टियोब्लास्ट में तब्दील होते हैं, फिर ओस्टियोइड फार्मेशन होती है, फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन होती है उसकी। अच्छा ये देखें, ये फ्रंटल बोन है, ये स्कल का सुपीरियर व्यू है, स्कल का सुपीरियर व्यू है। दो फ्रंटनल शो किए हैं यहाँ पे, एक इंटीरियर फ्रंटनल है और एक पोस्टीरियर फ्रंटनल है, ठीक है। इंटीरियर और पोस्टीरियर फ्रंटनल यहाँ पे देखिए, ये वन से यहाँ पे बताया गया कि ये इंटीरियर फ्रंटनल है और ये पोस्टीरियर है। और ये थर्ड पर जो है ये जो कोरोनल सुचर है, ठीक है, ये वाला जो कोरोनल सुचर है, ये वाला ठीक है। और ये सैगिटल सुचर है, ये वाला जो है ये सैगिटल सुचर है। और ये लेमडोइड सुचर है, ये फिफ्थ पे ये वाला लेमडोइड सुचर है, ठीक है। और ये दोनों फ्रंटल बोन्स हैं, ठीक है। और ये जो प्राइटल बोन है, ये वाली दोनों प्राइटल बोन्स हैं, ये वाली, ठीक है। और ये वाली बोन है, ये है ऑक्सीपिटल बोन। अच्छा ये जो कनेक्शंस हैं जो एक बोन को दूसरे बोन से मिलाते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। इनको कहते हैं कि सुचर्स, ये सुचर्स हैं स्कल के। अच्छा, एंटीरियर फ्रंटनल यूज टू एक्सेस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर से इसको एक्सेस किया जाता है इस एंटीरियर फ्रंटनल से। अच्छा, क्लोजेज एट द एज ऑफ 2 years, जब बेबी 2 year का होता है तो ये क्लोज हो जाता है एंटीरियर फ्रंटनल। तो हेल्प एक्सपैंड साइज ऑफ द स्कल, ठीक है। इसके 3 काम होते हैं, एक तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ये इससे मेजर किया जा सकता है, और दूसरा सेकेंड ईयर ऑफ द लाइफ, मतलब 2 year ऑफ द लाइफ वो जाकर वो क्लोज हो जाता है और ये एक्सपैंड होता है तो स्कल का साइज़ भी बढ़ता है, ठीक है। नॉर्मल स्कल साइज़ हो जाता है, बाज़ दफ़ा बहुत एक्सपैंड हो जाता है स्कल का साइज़, अनकंट्रोल होता है। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बोन। यहाँ पे देखें कि ये वाले जो एरोज़ हैं, डॉट एरोज़ हैं, और ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर को शो करते हैं कि यहाँ से बोन की जो फार्मेशन होती है वो स्टार्ट होती है। विस्ट्रोक्रेनियम की जो डेवलपमेंट, पहले हमने न्यूरोक्रेनियम की पढ़ी और अब विस्ट्रोक्रेनियम की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ये देखेंगे, ये टेम्पोरल बोन है, ये ज़ाइगोमेटिक और मैक्सिला, ठीक है। ये अपर फ्रेंजियल आर्क है और ये लोअर फ्रेंजियल आर्क है, और ये मेकल कार्टिलेज, इसमें ये वाला मेकल कार्टिलेज है। और ये वाली जो आर्क है, ये वाला जो यहाँ पे देखें कि एक ये वाली अपर फ्रेंजियल आर्क है, और ये जो है ये लोअर फ्रेंजियल आर्क है। ये वाली लोअर फ्रेंजियल आर्क है और ये वाली अपर फ्रेंजियल आर्क है, ठीक है। अच्छा, अपर फ्रेंजियल आर्क ग्रो स्लोली, ये बहुत स्लोली ग्रो करती है, और लोअर फ्रेंजियल आर्क जो है फास्टर ग्रो करती है। मैकल कार्टिलेज है, ये किसी भी बोन में डेवलप में नहीं होता, ठीक है, बोन में डेवलप नहीं होता। जो अपर या डोर्सल फ्रेंजियल आर्क है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, ज़ाइगोमेटिक एंड टेम्पोरल बोन का सम पार्ट, ठीक है, इसका टेम्पोरल बोन का सम पार्ट, ठीक है, मैक्सिला और ज़ाइगोमेटिक बोन की डेवलपमेंट करवाता है अपर फ्रेंजियल आर्क। द मेसेंकाइम डेट लेटर फॉर्म्स दीज बोन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। जो मेसेंकाइम जो जो इन बोन्स को बनाता है, ठीक है, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से आता है। 3 इनर एयर बोन्स जो हैं, जो जिसमें दो मेलियस और इनकस हैं, एक मेलियस और एक इनकस है, डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेंजियल आर्क। और जो स्टेपीज है थर्ड बोन है जो मिडल एयर की, तो वो क्या है, वो सेकंड फ्रेंजियल आर्क से बनती है, वो ये याद रखना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इस तरह मतलब बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मेक द कार्टिलेज, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, ये कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो है वो एक कार्टिलेज बनाते हैं, मेकल कार्टिलेज के इर्द गिर्द एक कार्टिलेज बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फेशियल बोन्स इज इंट्रामेम्ब्रेनियस एक्सेप्ट द लेरेंजियल बोन्स इन द नेक, ठीक है। जो नेक के अंदर लेरेंजियल बोन्स होती हैं, लेरेंक्स की बोन्स होती हैं, वो जो हैं वो इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से नहीं बनती। बाकी सारी जो फेशियल बोन्स हैं वो सारी इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से बनती हैं। ये देखें, फर्स्ट जो फ्रेंजियल आर्सी, वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेलिस और इनकस बनाती हैं,
और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका सेकंड फ्रिंजियल आर्क का, वो तो एक स्टेपिस बोन बनाता है, ठीक है, मिडल एयर की। और जो इंटीरियर पार्ट है वो हायोइड बोन बनाता है, इंटीरियर पार्ट है वो हायोइड बोन बनाता है। क्लिनिकल कोरिलेट्स ऑफ द स्कल में देखें कि नॉर्मली जो वेंट्रल न्यूरोपोर है क्लोजेज एट द 25th डे, वेंट्रल न्यूरोपोर, ठीक है, ये वेंट्रल इंटीरियर न्यूरोपोर है, और ये जो है ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर है, ये 25th डे पर क्लोज होता है, और डोर 25th डे पर ये क्लोज होता है, और 27 डे पर ये क्लोज हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब फोलिक एसिड जो है इसकी क्लोजर के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब जब पेशेंट जब मदर में फोलिक एसिड की कमी होगी है, ठीक है, तो बेबी में भी फोलिक एसिड की कमी होगी B9 की, तो वो जो है उस ये क्लोजर नहीं होगा। चाइल्ड डिज़ायरिंग फीमेल मस्ट बी गिवन फोलिक एसिड 1 month prior टू द कंसेप्शन, मीन टू से प्रेगनेंसी होने से 1 महीना पहले इसको स्टार्ट कर देना चाहिए फोलिक एसिड, बिकॉज ये न्यूरोपोर की क्लोजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट द 9th month, ये कंटिन्यू करना चाहिए फोलिक एसिड को, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल 1st month से 9th month लेती रहे, और 1st month पहले प्योर जो है ना प्रेगनेंसी से वो शुरू कर दे इसको। इफ़ द वेंट्रल न्यूरोपोर डजंट क्लोज, जब न्यूरोपोर जो एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता तो क्या होता है, देन डेवलपिंग ब्रेन सब्सटेंसेस गो इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड, इट लीड्स टू द इंट्रायूटेरिन डेथ, और इफ बोर्न अलाइव बेबी डाइज इमीडिएटली, दिस काजेज द क्रेनियोशाइसिस, दिस काजेज द क्रेनियोशाइसिस। और जो एनेंसेफेली है, ये क्रेनियोशाइसिस की एक सीरियस कंडीशन है, इससे एनेंसेफेली हो जाता है, ठीक है, क्रेनियोशाइसिस की एक सीरियस कंडीशन है। ये तो एक इसका जो क्लिनिकल कोरिलेट था वो है। एक दूसरा क्लिनिकल जिसको मेनिंजोसील कहते हैं, ठीक है, मेनिंजोसील होता है। अच्छा, इसमें जो ये ड्यूरा मैटर है ना, मेनिंजोसील से मुराद कि मेनिंजेस की सील बनती है, एक कैविटी बन जाती है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, वो प्रोट्रूड हो जाती है आउट आउट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, इस तरह स्कल से प्रोट्रूड हो जाती है, और ये ड्यूरा मैटर इसके इर्द गिर्द है, इसको कहते हैं कि मेनिंजोसील। अच्छा, तीसरा जो क्लिनिकल कोरिलेट है, इफ़ द ब्रेन पार्ट, इफ द ब्रेन या पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्रेजेंट इन द मेनिंजोसील, देन दिस इज़ कॉल्ड द मेनिंजोमायोसील। जब ब्रेन का पार्ट मेनिंजोसील में मौजूद है, इसको कहते हैं कि मेनिंजोमायोसील। 3 टाइप्स ऑफ द क्रेनियोशाइसिस होते हैं, ठीक है, एनेंसेफेली होता है, मेनिंजोसील होता है, और मेनिंजोमायोसील होता है। एंटीरियर पोर की क्लोजर ना होने की वजह से एनेंसेफेली हो जाएगा, और CSF जो ड्यूरामेटर में इनक्लोज हो जाएगा, उससे मेनिंजोसील हो जाएगा, ठीक है। और जब ब्रेन पार्ट्स जो है मेनिंजोसील में आ जाएंगे, उसको कहेंगे मेनिंजोमायोसील, ठीक है। सिनोस्टोसिस, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सुचर, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द सुचर को सिनोस्टोसिस कहते हैं। एक होता है स्कैफोसिफेली, डोलिकोसिफेली भी कहते हैं इसको, स्कैफोसिफेली, डोलिकोसिफेली, जिसमें सेगिटल सुचर जो है वो प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है सेगिटल सुचर का। यहाँ पे देखिए सेगिटल सुचर का प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है, जिससे नॉर्मली जो है ना लेटरली ग्रो नहीं, वो स्कल है नॉर्मली लेटरली ग्रो करती है, और जो फिर उसके बाद ग्रो नहीं करेगी। देन स्कल विल ग्रो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली ग्रो करेगी और पोस्टीरियरली, क्योंकि यहाँ पर तो क्लोजर होना था ना, यहाँ पर तो एक्सटेंड होना था स्कल ने, वो नहीं होगा, फिर स्कल एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ग्रो करेगी। टावर स्कल जो ऑक्सीसेफेली जिसे कहते हैं, एक्रोसेफेली भी जिसे कहते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर होगा, जो कोरोनल सुचर है उसका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा, जो स्कल होगी वो यहाँ पर तो क्लोज होगी, यहाँ पर तो फिक्स क्लोजर होगा, और जो दिस पार्ट विल ग्रो अपवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक टावर, ठीक है, इसको कहेंगे कि ये टावर स्कल है। और ये एक शॉर्ट स्कल होती है, ठीक है, उसको ब्रैकियोसेफेली भी कहते हैं, जिस तरह ब्रेडिस्केली भी कहते हैं जिसको, ब्रेडिस्केली, जिस तरह ब्रेडिकार्डिया होता है, ब्रेडिकानेजिया होता है, इस तरह ब्रेडिस्केली शॉर्ट स्कल भी कहते हैं उसको। जो कोरोनल सुचर और जो लेम्डोइड सुचर है, इसकी क्लोजर जो है वो प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा, जिससे शॉर्ट स्कल हो जाएगी, यानी कि स्कल जो है एक्सपेंड नहीं करेगी, स्कल नॉर्मल साइज़ जो है वो अटेन नहीं करेगी, जिससे शॉर्ट सुचर होगा, जिसको ब्रेडिसिफेली भी कहते हैं। प्लेगोसिफेली किसे कहते हैं, ये एंटीरियर सुचर जो कोरोनल सुचर और लेम्डोइड यूनिलैटरल सुचर, वो उसकी प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगी, ठीक है, जिससे प्लेगोसिफेली हो जाएगा। एक माइक्रोसिफेली होती है, माइक्रोसेफेली जो होती है सुचर प्रॉब्लम नहीं होती,
ब्रेन डेवलप नहीं होता प्रॉपरली स्कल के अंदर। स्कल तो स्मॉल रहती है, उसके बाद स्कल जो है स्मॉल रहती है, ब्रेन डेवलप नहीं होता, स्कल स्मॉल रहती है। दीज पेशेंट्स आर मेंटली रिटार्ड। ठीक है, ये माइक्रोसेफेली जो है ये सुचर प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ इसमें ब्रेन डेवलप नहीं होता, जिससे स्कल भी स्मॉल रहती है, स्कल साइज स्मॉल रहता है। उसके बाद जी लिम्ब डेवलपमेंट देख लें कि बाय द एंड ऑफ द 4th वीक बर्ड्स ऑफ द 4th लिम्ब स्टार्ट ग्रोइंग। ये बर्ड है फोर्थ लिम्ब के, ये भी बर्ड है, ठीक है, अपर लिम्ब के, और ये लोअर लिम्ब के बर्ड्स हैं, ठीक है, ये लोअर लिम्ब के बर्ड हैं। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, इसमें से आउटग्रोथ होगी, इस तरह आउटग्रोथ होगी, तो वो क्या करेगी, वहाँ पर एक जीन है हेक्सोज जीन, HOX जीन, ये जीन इसकी प्रोलिफ्रेशन कराएगा, इस पार्ट की, हेक्सोज जीन इसकी प्रोलिफ्रेशन कराएगा, तो यहाँ से बर्ड बनेगी हेक्सोज जीन के अंडर इन्फ्लुएंस के। यहाँ पर इनिशिएशन ऑफ द लिम्स ग्रोथ हैज़ बीन डन हेयर। यहाँ पर HOX जीन ने इनिशिएशन करवानी थी, बर्ड फार्मेशन करवानी थी, हेक्सोज जीन की यहाँ पर इनिशिएशन हो गई है, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे भी HOX जीन ने इनिशिएशन करवानी थी, वो हो गई है इनिशिएशन। अच्छा, वहाँ पर एक जीन होता है, ठीक है, एक्सप्रेस्ड लेटरल प्लेट में जो है, लेटरल प्लेट्स में के सेल्स में वो जीन एक्सप्रेस होता है, जिसको TDX जीन कहते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर स्क्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर स्क्रीट करता है, ठीक है, ये फिर जो है इनिशिएशन करवाता है, ठीक है, मज़ीद इनिशिएशन करवाता है, इसकी प्रोलिफ्रेशन करवाता है सेल्स की। अच्छा, यहाँ देखें कि बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो है, बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन ये स्क्रीट होती है लेटरल प्लेट से, जो मिजोडर्म की लेटरल प्लेट थी उससे BMP स्क्रीट हुआ, ठीक है। BMP जो है ना वो इस पार्ट पर स्क्रीट होगा, BMP का इन्फ्लुएंस इस पार्ट पे होगा, यानी कि टिप ऑफ द बर्ड पे होगा, जो बर्ड बन रही है अपर लिम्ब की डेवलपमेंट के लिए उसके टिप पर होगा, ठीक है। एक्टोडर्मल जो वहाँ पे एक्टोडर्म थी, और वो एक्टोडर्म की जो है थिकनिंग होगी, प्रोलिफ्रेशन होगी, क्योंकि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो है वो उसकी एक्टोडर्म की जो टिप है, यहाँ पे ये टिप है, इसकी प्रोलिफ्रेशन करवाएगी, ठीक है, ये थिक होगी, प्रोलिफ्रेशन होगी इसकी, इस एरिए की। तो लिम्ब इलोंगेटर है, BMP क्या है, BMP लिम्ब इलोंगेटर है, ठीक है, बिकॉज इफ़ वी डैमेज दिस एक्टोडर्म लिम्ब विल नॉट ग्रो फर्दर, ठीक है, इसलिए इसको लिम्ब इलोंगेटर कहते हैं। ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द लिम्स, ठीक है, ग्रोथ को ड्राइव करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और सिक्रेटेड फ्रॉम द लेटरल प्लेट, इसको सिक्रीट करता है, ठीक है, लेटरल प्लेट जो है इसको BMP को सिक्रीट करता है। अच्छा, जो सेल्स हैं, ठीक है, ये थिकन्ड एरिया इसको कहते हैं एपिकल एक्टोडर्म रिच एरिया, ठीक है, इसको AER एरिया कहते हैं, AER। इट फोर्सेस द लिम्स टू ग्रो, ठीक है, ये फोर्सेस द लिम्ब टू ग्रो, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर A और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर B4 इसको सिक्रीट करता है। अब ये अंडरलाइंग मेसेनकाइम को मल्टीप्लाई करवाता है, अंडरलाइंग जो मेसेनकाइम है उसको मल्टीप्लाई करवाता है, और AER क्या करता है, प्रोड्यूसेस द, ये दो फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेटरल प्लेट क्या प्रोड्यूस करती है, BMP, और BMP फिर क्या बनाता है, AER, ठीक है, AER क्या प्रोड्यूस करता है, FGF-A और FGF-4, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग मेसेनकाइम कराता है, और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फर्दर ग्रोथ ऑफ द लिम्ब अकर्स, ठीक है। AER जो है यहाँ पे देखें कि मेसेनकाइम की ग्रोथ हो गई, इसको कहते हैं प्रोग्रेस जोन, ठीक है, मेसेनकाइम था जो उसकी AER के इन्फ्लुएंस में जो ग्रोथ फैक्टर AER ने रिलीज़ किए थे, ग्रोथ फैक्टर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर A और 4 जो स्क्रीट किए थे, और उससे प्रोलिफ्रेशन होगी मेसेनकाइम की, उसको कहते हैं कि प्रोग्रेस जोन, यानी कि यहाँ से प्रोग्रेस हो रही है डेवलपमेंट की। यहाँ देखें, यहाँ ये प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, ये डेवलपमेंट की प्रोग्रेस हुई है, इसकी लिम्ब डेवलपमेंट की प्रोग्रेस हुई है। दिस पार्ट इज़ फार फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ फैक्टर ऑफ द AER, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इसकी इन्फ्लुएंस होगा, और यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बहुत दूर है AER के, ठीक है। The cells of this part start differentiating, chondrocytes start appearing in this, so the limbs development from the occurs from the endochondral ossification, ठीक है, chondrocytes बनते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इंडायरेक्ट पाथवे से फाइब्रोब्लास्ट जो है chondrocyte में बनेंगे, chondrocyte जो है ओस्टियोब्लास्ट में बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर ये एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होगी। यहाँ देखें कि ये लेटरल है, और ये अगर लेटरल है तो रेडियस है, और ये मीडियल है तो अल्ना है, और ये यहाँ पर
ये देखिए कि ह्यूमरस बन रहा है, ये वाला रेडियस अल्ना और ये ह्यूमरस, ये बोन्स बननी वहाँ पर लिम्स में स्टार्ट हो गई हैं। एट दिस पॉइंट एपोप्टोसिस अकर्स, ठीक है। एपोप्टोसिस इसलिए होती है क्योंकि ये इसमें इंटर डिजिटल स्पेस बनाई जाए, इंटर डिजिटल यानी कि फिंगर्स के इर्द गिर्द, डिजिट्स के इर्द गिर्द जो है सेंटर में स्पेस बनाई जाए, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, प्रॉपर एक शेप दी जाए डिजिट्स को फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है, फ्यूज़ ना हो। तो इसलिए ये जो है वहाँ पर एपोप्टोसिस होती है। एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यहाँ देखें कि पूरी एपोप्टोसिस से बिल्कुल शेप फिंगर्स को आ गई है, ठीक है, जिस तरह की नॉर्मल ह्यूमन फिंगर्स होती हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक जोन बनता है जिसको कहते हैं कि ये जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटीज़, ZPA जोन, CPA जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जोन बनता है, स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, इसमें स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इस जोन में। अच्छा, ये जो वाला एरिया है कंस्ट्रिक्शन डेवलप्स हियर, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये वाला जो एरिया है जोन ऑफ प्रोलिफरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है सोनिक हिजहॉज प्रोटीन, सोनिक हिजहॉज प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और ये विटामिन ए भी प्रोड्यूस करता है, रेटिनोइक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सोनिक हिजहॉज और विटामिन ए और रेटिनोइक एसिड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द फिंगर्स एंड देयर साइज़, ठीक है। ये दोनों सोनिक हिजहॉज प्रोटीन और जो है विटामिन ए और रेटिनोइक एसिड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्रॉपर जो प्रोडक्शन है ना उसकी फिंगर्स की, वो प्रॉपर प्रोडक्शन हो, उसकी सीक्वेंस हो, और उनका साइज़ भी एक नॉर्मल साइज़ हो, ठीक है। इसके लिए ये ZPA जोन जो है ये सोनिक हेजोज प्रोटीन और विटामिन ए और रेटिनोइक एसिड को प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर डेवलप्स इन द शाफ्ट द बोन डायफाइसिस में आफ्टर द 7th वीक। यहाँ पर ये प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, ठीक है, डायफाइसिस में। ये एपिफाइसिस है, ठीक है, और ये डायफाइसिस में ओसिफिकेशन सेंटर बनता है। ये जो एपिफाइसिस हैं ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, ग्रोथ प्लेट्स इनको कहते हैं। ये सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो एंड्स पर बनता है, ये बोन के एंड्स पर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, ठीक है। ये आफ्टर द बर्थ बनता है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, जिस तरह क्लेविकल है, ठीक है, क्लेविकल के सेंटर में प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, ठीक है। फिर 18 से 25 ईयर जो एज हो जाए, ठीक है, उसमें सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर जो कि टिप पर बनना शुरू हो जाता है, दोनों टिप्स में, मेनली जो है ना स्टर्नल एंड पे, जो क्लेविकल का ये स्टर्नल एंड होता है, ये मनूब्रियम स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नल एंड पे जो है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनना शुरू हो जाता है। ये 25 से फिर 31 ईयर तक ये जो है ये जो एपिफाइसिस होती हैं वो डायफाइसिस के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, वो डायफाइसिस के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। ये केस भी जो सेकेंडरी डेवलपमेंट सेंटर होता है उसकी डेवलपमेंट भी उसमें जो है ना लेट लाइफ होती है, यानी कि 18 to 25 वो अपेयरेंस होती है सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर की क्लेविकल में। इस तरह यहाँ पर भी सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर जो है ना अपेयर होता है वो आफ्टर द बर्थ अपेयर होता है। अच्छा, कॉन्ड्रोसाइट्स इन दिस प्लेट कीप प्रोलिफरेटिंग एंड मैनी ईयर्स और मेक द बोन्स लॉन्ग, ठीक है, बोन्स को ये लॉन्ग करते हैं। फिर उसके बाद ये लिम्स क्लिनिकल कोरिलेट देख लें तो एक ड्रग थी जो 1952 से 1962 में यूज़ की जा रही थी, इसको कह रहे थे कि थैलिडोमाइड ड्रग, ये एंटीमेटिक ड्रग थी, ठीक है। और अभी आजकल इसको एंटी कैंसर भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा रहा। जब प्रेगनेंसी में दिया था तो इसके असरात क्या आए थे, AER को इनहिबिट कर दिया था, जिससे फोकोमेलिया हो गया था, जिससे क्या हो गया था, फोकोमेलिया हो गया था। हैंड्स और फीट जो है ना फिश लाइक हो गए थे, इरेगुलर हो गए थे, इरेगुलर बोन डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। फ़िश लाइक, फोकोमेलिया मतलब कि फ़िश लाइक, जिस तरह फ़िश के विंग्स होते हैं उसी तरह इसके जो बेबी पैदा हुए थे थैलिडोमाइड के इफ़ेक्ट से, उनके भी फ़िश लाइक जो लिम्स से फ़िश लाइक थे। तो मैरोमिलिया, मैरोमिलिया क्या होता है और माइक्रोमिलिया क्या होता है। मैरोमिलिया मे बी हैंड्स आर नॉर्मल बट द पार्ट्स आर वेरी स्मॉल, बाकी पार्ट अदर पार्ट जो हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और सिर्फ हैंड्स नॉर्मल होते हैं। माइक्रोमिलिया जो ऑल कंपोनेंट ऑफ द लिम्स आर नॉर्मल इन प्रोपोर्शन बट द मिनिएचर, छोटे होते हैं माइक्रोमिलिया में। सारे जो पार्ट्स हैं अपर लिम्स के जो पार्ट्स हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो छोटे होते हैं, ठीक है, माइक्रोमिलिया में। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं कह सकते, मतलब सिमिलर टर्म्स नहीं है, मैरोमिलिया और माइक्रोमिलिया, ठीक है, इसमें फ़र्क याद रखना है आपने। और मिलिया क्या होता है कि लिम्स एब्सेंट, ए मिलिया क्या होता है कि लिम्स इसमें एब्सेंट होते हैं।
अच्छा, एकोंड्रोप्लासिया क्या होता है? इंपॉर्टेंट केस ऑफ द ड्वार्फिज्म होता है ये एकोंड्रोप्लासिया। इसमें जनरल सा व्यू दूंगा मैं यहाँ पर, जनरल सी इंफॉर्मेशन। हेड एंड जो हैंड और ट्रंक है, ग्रोथ इज़ नॉर्मल इनकी। इसमें एकोंड्रोप्लासिया में हैंड और ट्रंक की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होती है। एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज सूनर, ठीक है, 3 और 4 ईयर में क्लोज हो जाती है ऑफ द लाइफ, एंड लिम्स रिमेन स्मॉल। दीज पीपल्स नेचुरली जो नॉर्मली जो है ना वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये पीपल्स जो हैं वो नॉर्मली इंटेलिजेंट होते हैं। एक तो डार्फिज्म का ये केस है, दूसरा जो है इसमें ट्रंक और हैंड की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है। एपिफिजियल प्लेट जल्दी 3 to 4 ईयर में वो लाइफ के 3 to 4 ईयर में वो क्लोज हो जाती है। और इसमें जो है वो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं उन पेशेंट्स में। क्लिनिकल फिंगर्स की क्लिनिकल कोरिलेट देख लेंगे। पॉलीडेक्टाइली होता है जिसमें 6 फिंगर होते हैं। पॉली से मतलब कि ज़्यादा फिंगर्स होती हैं, ठीक है। एक्रोडेक्टाइली होता है, इसमें लेस फिंगर्स होती हैं, मतलब कि एक फिंगर मिसिंग होती है। और सेंडेक्टाइली जो होता है, सेंडेक्टाइली में फिंगर जो हैं तो फिंगर्स फ्यूज़ होती हैं, यानी कि एक दो तीन फिंगर जो है ना इस तरह फ्यूज़ होती हैं। ब्रैकिडेक्टाइली में फिंगर जो हैं वो शॉर्ट होती हैं। इफ़ द मिडल फिंगर्स आर एबसेंट, if the middle fingers are absent, little fingers are fused, ठीक है। और thumbs and index fingers are fused with each other, this makes the shapes of the hand like claw, ठीक है। ये देखें कि यहाँ पर मिडल फिंगर जो है मिसिंग है, मिडल फिंगर, तो यहाँ पर मिडल फिंगर उसके मेटाकार्पल जो है मिसिंग है। और ये जो 4 फिंगर्स हैं ये फ्यूज़ हैं, ठीक है। और ये क्ला हैंड बनाती हैं। 4 फिंगर जो हैं फ्यूज़ हैं, ये 1 फिंगर, ये 2, ये 3 और ये 4th, और ये क्ला हैंड बनाती हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स। आई होप कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी, और बहुत जल्दी एक ही वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ द लिम्ब जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी लिम्स डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोलॉजी में। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।